I think it's time to say enough with the India bashing. Down with the anti-India bakwas. We need to come here and tell the true, positive stories of New India. On the ground, reporting, we're seeing it with our own eyes. Unfortunately, a lot of the narratives that exist in London and across Europe are negative stories about India. हमारे लिहाज से मोदी साहब जैसे भी हों, जिस तरह भी हों, जो भी हल्का बात हम उन्हें दें, लेकिन अपने लोगों के लिए वो हीरो हैं। क्यों हीरो हैं? जिस बंदे ने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से उठाने का जिम्मा ले लिया, बेशक उधर कुछ खानदानों ने ग्रोथ की है, ओवरऑल इंडिया ने ग्रोथ की है। We're hearing things like religious divisions, but that's not what we've witnessed on the ground. We've seen Muslim women in full burqas attending Narendra Modi's rally. रोना आ जाए मुझे, यकीन करें। क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने फेंकी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। It's time to start telling the positive stories of New India, of this great nation on its epic trajectory to becoming a $5 trillion economy in the future. जय हिंद दोस्तों पश्चिमी देश का एंकर भारत में खड़ा होकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना कर रहा है और पश्चिमी मीडिया का काला चेहरा सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। ख्याल ये है कि अभी तक गवर्नमेंट को जो हमारे ये साइंस के जो प्रैक्टिकल जो करवाते हैं, जो हमारा सिलेबस मेंटेन करते हैं, अभी तक वो लोग वही हैं जो 50 साल पहले पढ़ा हुआ है उन्होंने, और अब वो सिलेबस मेंटेन कर रहे हैं। उनको इल्म ही नहीं है कि आगे है क्या। अगर ये कोई मुझसे मिले, मैं उनको दिखाऊं कि जर्मनी का सिलेबस मेरे पास रखा है, चाइना का सिलेबस रखा है मेरे पास, जर्मनी का, उसके बाद अफगानिस्तान का सिलेबस मेरे पास है, इंडिया का सिलेबस मेरे पास है। अगर आपको मैं कंपेयर करवाऊं तो आपको इल्म हो कि चाइना कौन से आसमान पे बैठ के पढ़ रहा है और हम किस जमीन पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा चाइना की बात की, जर्मनी की बात की, अफगानिस्तान का आपने सिलेबस की बात की, मुझे बताएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, सिलेबस बेहतर है? इंडिया, अफगान। दरअसल पश्चिमी मीडिया को भारत की आलोचना करते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पश्चिमी एंकर से मिलाने जा रहे हैं जिसने भारत का समर्थन करने के लिए अपने ही देश की मीडिया की धज्जियां उड़ा दी। और उस एंकर ने भारत में खड़े होकर यह बताया कि पश्चिमी मीडिया कितने बड़े स्तर पर भारत विरोधी एजेंडा चला रही है और भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब यह तो आप लोगों को पता ही है कि भारत में फिलहाल लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है और इसी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को कवर करने के लिए एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट और एंकर सैम स्टीवसन, जो कि ब्रिटेन में डेली एक्सप्रेस नाम का अखबार चलाते हैं, तो वह भारत आए और भारत आकर वह प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को कवर करने के लिए सबसे पहले वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कवर किया और देखा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के लिए मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर आ रही हैं। इसी के साथ साथ सैम ने भारत में कई और ऐसी चीजें देखी जिनको देखने के बाद उनको पूर्णतः विश्वास हो गया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी अनैतिक व्यवहार नहीं होता। और इसीलिए सैम ने ANI को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि पश्चिमी मीडिया बिना किसी तथ्यों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी बताती रहती है और भारत में धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं। ये सारी चीजें पश्चिमी नागरिकों को दिखाती रहती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पश्चिमी मीडिया भारत के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा और घिनौना एजेंडा चला रही है, जिसमें वह 24 घंटे केवल और केवल भारत को गलत साबित करने में और गंदा साबित करने में लगी रहती है। अंत में सैम ने कहा कि पश्चिमी मीडिया बिना किसी तथ्यों के आधार पर अपनी कहानी की गणना कर लेती है और उसी कहानी के आधार पर फिर पश्चिमी मीडिया हर क्षेत्र में भारत की एक नकारात्मक छवि पश्चिमी नागरिकों के सामने प्रस्तुत करती है। Got straight on a flight to Varanasi to witness a rally roadshow with the Prime Minister Narendra Modi, and it was absolutely electrifying to see this. And I think it's time to say enough with the India bashing. Down with the anti-India bakwas. We need to come here and tell the true, positive stories of New India. On the ground, reporting, we're seeing it with our own eyes. Unfortunately, a lot of the narratives that exist in London and across Europe are negative stories about India. We're hearing things like religious divisions, but that's not what we've witnessed on the ground. We've seen Muslim women in full burqas attending Narendra Modi's rally. It's time to start telling the positive stories of New India, of this great nation on its epic trajectory to becoming a $5 trillion economy in the future. Unfortunately, the perceptions of India across Europe and the West are not good. And this is because we are being fed negative stories from the press. The British media are attempting to simplify something that's very complicated. And they're attempting to say that Modi, he doesn't like Muslims. But it's not as simple as that, because we're talking about specific illegal immigrants coming from places like Bangladesh and Myanmar, okay?
but they're tarring him with one brush. 1000 साल की प्लानिंग हो रही है और इंडिया का लीडर इंडिया के 1000 इयर्स की प्लानिंग कैसे कर रहा है। तो देखिए, इसके ऊपर हम क्यों के बात कई बार कर चुके हैं, इस डॉक्यूमेंट्री पर नहीं, ये तो मैंने अभी देखी, ब्लूमबर्ग ओरिजिनल्स जो है उसके ऊपर ये उन्होंने ब्रॉडकास्ट की है। मैंने कहा जरा मैं देखूं, क्योंकि हम इसके ऊपर बात करते रहे। मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर अंकित शाह और इसके अलावा भी हमने कई मरतबा ये बात की कि इंडिया की जो प्लानिंग है वो बढ़ते 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 1000 साल तक पहुंच गई है। अच्छा, ये बात बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आती। मैं आपको सच ही बता रही हूँ कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो इसको मजाक समझते हैं और वो इसको कहते हैं कि 1000 साल, यानी कि वो इसको कहते हैं ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कंपैरिजन जो करते हैं जिन दो कंट्रीज के बीच, उसमें एक कंट्री अपने अगले 6 माह की प्लानिंग करता है, पाकिस्तान, और उसके पैरेलल जब उसका हमसाया कंट्री 1000 साल की प्लानिंग कर रहा होगा तो जाहिर है कि वो बात नाकाबिले यकीन होगी, अनबिलीवेबल होगी। वैसे तो अगर आप कुछ इसके पैरामीटर्स उठाकर देखिए और स्टडी कीजिए तो पता ही चलेगा कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो भी अपनी जो स्ट्रेटजीज बनाती हैं और अपनी प्लानिंग करती हैं वो 1000 नहीं तो 100 साल की जरूर करती हैं। लेकिन क्योंकि हमें भारतीय वजीर आजम की जो स्ट्रेटजीज हैं और जो उनका माइंडसेट है वो बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ नजर आ रहा है, तो इस वजह से देखिए कि उनका जो स्ट्रेटजी है वो भी सबसे मुख्तलिफ है। तो ये इसको सब मान रहे हैं। अब लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तमाम मीडिया को ये पता चल गया है, इंटरनेशनल मीडिया को, कि मोदी आ रहा है, जालिमो मोदी आ रहा है। लगता है इनको पता चल गया, क्योंकि एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। लेकिन जाहिर है कि ये भी तो है ना कि आप जब ये करते हैं, उसके जो भी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने होते हैं और आप कैलकुलेट करते हैं, आपको पता चल रहा होता है, तो उसके ऊपर आप प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं और आप बताते हैं। और अगर वैसे भी एक इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, तो इतने बड़ा इलेक्शन जहां पे हो रहा हो, उसका सबसे मोस्ट कन्विंसिंग या मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो कि ये अब थर्ड टर्म लेगा, उसके बारे में प्रोग्राम तो होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज तो होती हैं, उसी तरीके से अब हो रही हैं। तो जनाब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस ब्लूमबर्ग की डॉक्यूमेंट्री या इस प्रोग्राम या इस रिपोर्ट में उन्होंने ये जो बात की है, ये क्या बात की है कि 1000 साल तक जो वो कह रहे हैं वो क्या है। तो उसमें सबसे पहले तो वो स्टार्ट यहां से करते हैं कि भारत की तारीख का मोस्ट इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। उनका कि ये नजर आता है ऐसा, और ये पता चलता है कि पिछले 75 साल की तारीख जब आप उठाकर देख लें तो भारत की तारीख का सबसे ज्यादा इफेक्टिव पुरअसर जो वजीर आजम नजर आता है, जिसने कि एक डायनेमिक्स चेंज कर दी, डायमेंशंस चेंज कर दी, वो